मैं हूं रश्मि जायसवाल। स्वागत करती हूं आप सबों का avianpush.com के खास शो एक मुलाकात में, जहां हम आपकी मुलाकात कराते हैं झारखंड के जाने माने चेहरों के साथ। कहते हैं कि आपके कर्म ही आपकी पहचान होते हैं, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। आज हम आपकी मुलाकात जिनसे कराने जा रहे हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। झारखंड की जानी मानी पर्सनैलिटी और सोशल मीडिया का जाना माना नाम। तो आइए आज हम आपको रूबरू कराते हैं पूनम आनंद जी से। पूनम आनंद जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सबसे पहले तो चाहूंगी मैं पूनम जी कि आप अपने बारे में कुछ बताएं हम लोगों को। मेरे बारे में बताने को ऐसा अगर कहूँ तो कुछ है नहीं। झारखंड के काफ़ी सारे लोग जो है वो मेरे बारे में जानते हैं, लेकिन हाँ कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो नहीं जानते हैं। तो मैं ये बताऊँ कि मैं 21 साल हो गए मुझे समाज का काम करते हुए, और पूरी तरह से मेरा समय जो है वो समाज के कामों के लिए ही जाता रहा है। ज़्यादातर मैं महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए काम करती हूँ, जो कि ज़्यादातर आप देखिए कि लोग काम करते हैं। इसके अलावा मैंने अपने काम की शुरुआत की थी तो एक दो क्लब, सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो क्लब्स होते हैं उनको ज्वाइन किया था, और ज्वाइन करने के बाद मैंने काम करना शुरू किया। और जब काम करते चले गए तो ये महसूस हुआ कि समाज में बहुत कुछ है करने के लिए और बहुत लोगों की ज़रूरत है करने के लिए। उन्नीस से लायंस क्लब की एक्टिव मेंबर, झारखंड राज्य बाल कल्याण परिषद की कार्यकारी मेंबर, झारखंड विकलांग खेल कल्याण अकादमी की उपाध्यक्ष, झारखंड रत्न प्रोत्साहन पुरस्कार, दैनिक भास्कर की अचीवर बुक में 100 शक्तिशाली महिलाओं में शामिल। इतने सारे अवार्ड्स, इतनी सारी उपलब्धियां और एक नई जिम्मेदारी, और कहा जाए तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी। तो उसको कैसे मैनेज करती, कैसे उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करती? जैसा आपने बहुत सारी चीज़ें निकाल ली हैं, मुझे लगता है नेट से पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आई है। लेकिन आपने जहाँ तक गिना है उसके बाद फिर गिनती और भी बढ़ती जाती है, जैसा आपने बताया। मैं ये कहूँगी कि जब भी रिकग्निशन मिलता है या कोई भी सम्मान मिलता है, जब पहला सम्मान मिला था ना तो बहुत खुशी का एहसास हो रहा था कि अच्छा वाह हमने कुछ किया है तो हमें सम्मान मिला। लेकिन तुरंत ये एहसास हुआ कि ये कहीं ना कहीं सम्मान नहीं, ये एक और जिम्मेवारी आपको दे रही है समाज कि आपको निरंतर काम करना है। और हर सम्मान के साथ मुझे अपने ऊपर एक जिम्मेवारी का एहसास हुआ, और शायद मैं कहूँगी कि यही सम्मान या समाज से जो स्नेह मुझे मिला है आज तक, जिसकी वजह से मैं निरंतर पिछले 21-22 सालों से काम कर पा रही हूँ। कभी कभी लोग कहते हैं कि आपसे क्या बात करना, या आप तो कर ही रही हैं। तो मुझे भी लगता है कि शायद कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही कि इतने सालों से मैं समाज में टिकी हुई हूँ और काम कर रही हूँ। लेकिन मैं यही कहूँगी कि समाज का स्नेह और ये जो सम्मान मुझे मिले हैं, ये एक जिम्मेवारी का एहसास देता है। करने की बात ये है तो 2-3 चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में। हम लोगों को क्या होता है कि हम एक ही बात कहते हैं कि टाइम नहीं है, हम मैनेज नहीं कर सकते, हमारे पास घर का भी काम होता है। और लोग मुझे जब देखते हैं तो लोगों को लगता है कि ये घर का तो काम बिल्कुल नहीं करती होगी। लेकिन मैं एक बात कहूँगी कि मैं घर का काम भी करती हूँ, अपने बच्चों को भी पढ़ाती थी, बच्चों को स्कूल छोड़ने भी जाती थी, घर परिवार था, मेरे सास ससुर सब कोई थे मेरे साथ में, सब कुछ देखती थी। लेकिन हाँ, मेरी ये आदत जैसे कि किटी पार्टीज़ हो जाए या इधर उधर थोड़ा ज़्यादा सोशलाइजिंग हो जाए, उन दिनों नहीं करते थे हम लोग। और मेरी ये आदत भी नहीं रही है कि मैं ये कर पाऊँ। मैं बस अपने काम में फोकस करती थी और ये करना मुझे अच्छा लगता था। मैं टाइम मैनेज करती थी। सुबह मुझे पता है कि ये काम ख़त्म करके मुझे जाना है, फिर इस समय तक मुझे अगर वापस आना है, उसके बाद ये करना है। तो एक मैनेजमेंट जिसको कहना चाहिए। और आज की डेट में हम बच्चों को कहते हैं, आज के यूथ को भी हम लोग कहते हैं कि आप लोग MBA पढ़ते हो। हम लोगों ने MBA पढ़ा नहीं है, हम लोगों ने ग्रास रूट लेवल में MBA का एक्सपीरियंस किया है, और वही करते करते हमने सीखा है। तो मैनेजमेंट लाइफ में करना पड़ता है। कभी सुबह जल्दी उठना पड़ता है, कभी रात को देर तक जागना पड़ता है। कल अगर कुछ कार्यक्रम है या कहीं जाना है तो उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करना पड़ता है। चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है। और अगर आपको उस काम में खुशी मिलती है, अगर आपको वो काम करके संतुष्टि मिलती है, तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति इसको कर सकता है। पूनम जी, अब बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं,
जिनके बारे में हमारे झारखंड के लोग, खासकर रांची के लोग नहीं जानते हैं कि आप कौन कौन सी संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हैं। सोशल मीडिया में तो आप काफ़ी एक्टिव हैं ही, आए दिन आपके अखबारों में फ़ोटो भी आते रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप कौन कौन से संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। हाँ, ज़रूर बताना चाहूँगी। जैसा आपने पहले ही बताया कि 1986 में मैंने लायंस क्लब ज्वाइन किया था, और मैं आज भी कहती हूँ कि लायंस क्लब जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने सीखा है और बहुत कुछ सीखा है वहाँ से। एक छोटा सा अनुभव बताऊँगी मैं बाद में, लेकिन आपने बताया संस्थाओं से जुड़ा। जब आप काम करते हो ना, तो समाज में दो तरह के लोग होते हैं। एक काम करने वाले लोगों को की तारीफ करते हैं या उनके काम के अनुभवों से आपको काम देते हैं या आपको आगे बढ़ाते हैं या आपको और दायित्व मिलता है। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आप काम कर रहे हो और अगर आप अधिकतर संस्थाओं से जुड़ते हो तो आपके नेगेटिव चीज़ों को लेते हैं कि यार इसके पास तो कोई काम ही नहीं है, इसलिए हर संस्थाओं में काम करती है। मैंने भी काम किया और मेरे साथ भी ऐसा अनुभव हुआ। हर व्यक्ति के साथ होता होगा, मेरे साथ भी हुआ। बहुत नेगेटिविटी के साथ लोगों ने कहा इसके पास तो कोई काम नहीं है, यहाँ भी कर लेती वहाँ भी कर लेती। लेकिन मुझे ये बहुत फक्र होता है कि इतनी सारी संस्थाओं ने मुझे आगे बढ़ के अपने साथ जुड़ने के लिए कहा और उनके साथ मैंने काम किया, बहुत कुछ सीखा है। मैं लायंस क्लब से जुड़ी हूँ। लायंस क्लब जो कि अब बहुत सक्रिय नहीं है, उसमें भी सदस्य रही हूँ। मैं सेवा भारती RSS की काफ़ी अनुषांगिक इकाइयाँ हैं, मैं कई वर्षों से उनके साथ काम करती हूँ, समाज का काम उनके साथ करती हूँ। उसके अलावा बाल कल्याण परिषद की मैं सक्रिय सदस्य, फिलहाल मैं संयुक्त सचिव हूँ। उसके अलावे जैसा आपने बताया कि दिव्यांग संस्था है, तो जब लोग देखते हैं कि आप काम करते हो, आप लोगों की मदद के लिए आगे आते हो, तो उन लोगों ने मुझे अपने साथ जोड़ा। इसी तरह से स्विमिंग एसोसिएशन था, उन लोगों ने मुझे अपने साथ जोड़ा। तो इस और कई ऐसी संस्थाएं हैं जिसमें मुझे याद भी नहीं होगा एट प्रेजेंट। अभी मैं बाल कल्याण परिषद की मैं हूँ, लायंस क्लब की मैं बहुत सक्रिय सदस्य हूँ। झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स में मैं बहुत सक्रिय हूँ, वहाँ भी मैं 3-4 साल तक मैं कार्यकारिणी की सदस्य रही हूँ। अभी मैं एक सब कमेटी की चेयरमैन हूँ। और ये सब काम करते करते एक अनुभव आया था मेरे पास में कि आप जब किसी संस्था के साथ काम करते हो तो बहुत से काम आप करना चाहते हो, बट संस्थाओं में क्या है कि आपके लोग अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो आप उस काम को नहीं कर पाते हो। तो मैं इंडिविजुअली काम करती थी। जैसा आपने मेरा परिचय दिया, तो जब कहीं कोई परिचय देता है मेरे बारे में तो लोग कहते हैं कि ये पूनम आनंद है, ये अपने आप में एक चलती फिरती संस्था है। तो शुरू में मुझे बड़ा बुरा लगता था कि यार ऐसे क्यों बोलते हैं ये लोग, बट ठीक है, अच्छी बात है। तो मैंने खुद से काम करना शुरू किया। तो बहुत लोग पूछते थे लोगों से कि किसने मदद की या किसने काम किया या कौन कर रहा है, तो लोग पूनम आनंद का नाम लेते थे। हमारे 2-4 मित्रों ने मुझे सलाह दी कि आप एक संस्था बना लो जिसमें आप काम किया करो, ताकि आपसे लोग आपके नाम को कम और संस्था को। लेकिन मैं ये कहूँगी कि मेरी संस्था का नाम आज भी लोगों को नहीं याद रहता है, मेरा ही नाम लोगों को याद रहता है। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन, जो मेरा एक मोटो रहा था शुरू से कि समाज को जागरूक कर पाऊँ, लोगों को अवेयर कर पाऊँ। समाज में बहुत सी ऐसी भ्रांतियाँ, कुरीतियाँ या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम बदल पाएँ, हम नेक्स्ट जनरेशन को समाज के लिए तैयार कर पाएँ। तो ये जेनेटिक चीज़ें होती हैं। तो मेरी जो संस्था लक्ष्यम के नाम से हम लोग काम करते हैं, मैं तो नहीं करती हूँ, आज भी पूनम आनंद ही काम करती है, लेकिन मेरी नेक्स्ट जनरेशन लक्ष्यम नाम की जो संस्था है जिसकी मैं चेयरपर्सन हूँ, उसको नेशनल लेवल पे मेरी बेटी लेके गई और आज दिल्ली हम लोगों ने हेड ऑफिस कर दिया है। यहाँ हेड ऑफिस नहीं है क्योंकि बच्चे देख रहे हैं। और हम लोग भोपाल में, दिल्ली में, पटना में, रांची में, इसके अलावा और भी कई जगहों पे हमारे बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए काम चलते हैं। तो ये इसकी मैं चेयरपर्सन हूँ, जिसमें कि मुझे जब जो काम करना होता है, जिसके लिए जो करना होता है, मैं वो बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। लक्ष्यम की आप चेयरपर्सन है, तो मैं चाहती हूँ कि इस लक्ष्यम का उद्देश्य क्या है, इसकी कार्य प्रणाली क्या है, इसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं। लक्ष्यम जो है एक ट्रस्ट है हमारा, और उस ट्रस्ट में मैं चेयरपर्सन हूँ। और बहुत सारे एडवाइजरी बोर्ड में लोग हैं, जैसे कि शहनाज हुसैन भी हमारी एडवाइजरी बोर्ड में हैं, बिट्टा जी भी हमारे एडवाइजरी बोर्ड में हैं। और उसमें हम लोग वही बात है जो मैंने सोचा था वही काम होता है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और अवेयरनेस। ये 3 चीज़ हमारा मेन फोकस रहता है। और हम लोग, जैसा मैंने कहा कि मैंने जब इसको बनाया था ना, जब समाज सेवा की बात होती है तो लोग ये सोच के चलते हैं
कि ये ज़रूरत है, इसको ये काम करना है, या ये हमारे बायलॉज में हम ये काम करेंगे। हम लोगों ने ये कभी नहीं सोचा था कि हमारी जो संस्था रही है लक्ष्यम में, जो हमने देखा, हम लोगों को लगता था कि जो सामने ज़रूरत होगी हम वो काम करेंगे। क्योंकि आज यदि किसी को भूख लगी है और हम उसे कपड़े दे रहे हैं या हम उसे पढ़ा रहे हैं तो वो संभव नहीं है। तो हम लोगों ने नीड बेस्ड काम करने के लिए शुरू किया था, और आज हमारी जो संस्था है लक्ष्यम जो काम कर रहा है, बेसिकली आप देखोगे उसमें सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको हम लोग पिछले कुछ सालों से लेके चल रहे हैं, और हम औरतों को एंटरप्रेन्योर बनाने में लगे हैं। हम लोगों ने देखा समाज में कि ज़्यादातर लोग नौकरी के पीछे दौड़ते नज़र आए, काम नहीं है तो बेरोज़गार हैं नज़र आते थे। तो हम लोगों ने पिछले 5-6 साल से ज़्यादा ही हो गए होंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किए थे। उसमें हम लोग औरतों को सिखाते थे कि आप अपना व्यापार करो, या छोटे स्तर पे बड़े स्तर पे, बट आप अपना काम करो, खुद के पैरों में खड़े हो। और आज हम लोगों के साथ रांची में हमने कम से कम 60-70 ऐसी औरतें हैं जिन लोगों को हमने काम सिखाया है, ग्रुप्स बना के उनको व्यापार करना सिखाया। उसमें हम लोग 1-2 साल तक उनको हैंड होल्डिंग करते हैं। उसके बाद हम उनको कहते हैं कि अब आप खुद से बिजनेस करो। कुछ ग्रुप्स हमारे ऐसे हैं जिनके साथ हम लोग आज भी हैंड होल्डिंग करते हैं ताकि वो फ्लरिश कर पाए। भोपाल में हमारे पास में ऐसी है उमरे करके एक गांव है, वहाँ की 60 औरतें हैं जिनके साथ हमारा रेगुलर एंटरप्रेन्योरशिप चलता है। जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में काम करते हैं तो नीड बेस्ड काम देते हैं औरतों को, उन्हें काम सिखाते हैं। कुछ ग्रुप जो है अचार बनाना जानता है तो हम लोग उनको मदद करते हैं। उनको अगर MSME से हेल्प की ज़रूरत होती है तो हम वो भी करवाने की कोशिश करते हैं। उनका एक ग्रुप बनाते हैं और उन्हें सिखाते हैं कि आप कैसे ग्रुप में बिजनेस करो। और आज की डेट में जैसे हम एनवायरनमेंट में हम लोगों का बहुत काम हुआ है, और हमारा एक USP ये है कि हम कपड़ों के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे प्लास्टिक बैन हुआ था ना, तो हमारे पास हम कपड़ों के प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं, और नए कपड़ों के प्रोडक्ट्स होते हैं। मैक्सिमम वो नए कपड़ों के कतरन है, आप देखते होगे टेलर के पास जाते होगे तो छोटे छोटे कतरन, बड़े बड़े कतरन जो वेस्ट हो जाते हैं, उस कतरन से हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। वो भी हम उनको सिखाते हैं, उनकी मेकिंग हम उनको देते हैं, और वो फिर हम लोग खरीद लेते हैं, उनसे ले लेते हैं। उसको फिर एक टीम है जो एग्जीबिशन में उनको सेल करती है। तो इसी तरह से, क्योंकि हम लोगों का आज तक हम लोगों ने गवर्नमेंट के कोई फंड नहीं लिया, नहीं, कोई फंड गवर्नमेंट का नहीं है। टोटली सोसाइटी सपोर्टेड हमारा प्रोग्राम चलता है। सोसाइटी के लोग हमारे साथ हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि डॉक्टर त्रेहान है, आपको एक प्रोग्राम बताती हूँ। डॉक्टर त्रेहान ने हमारे दिल्ली के एक स्लम के बच्चों को, करीबन 26 बच्चे थे हमारे, उनको हम लोगों को उन्होंने कहा कि आप पैरामेडिकल ट्रेनिंग जो होती है आप उन बच्चों को दिलवाइए। उन्होंने एक हमारी बस्ती के अंदर में मैट्रिक पास बच्चे हम लोगों ने सेलेक्ट किए जो वहाँ बस्ती के थे। एक हॉल में उन्होंने उनको 6 मंथ का पैरामेडिकल का ट्रेनिंग दिया। दैट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग। आप लोग कहने को ये कह सकते हैं कि भाई उनको तो डॉक्टर्स को ज़रूरत होती है। नेचुरली ज़रूरत तो हर किसी को होती है, बट काम की भी ज़रूरत होती है। और 6 महीने के बाद वो 26 के 26 बच्चे 18,000 से लेके 25,000 तक की जॉब में चले गए। तो इस तरह से हम उनको हैंड होल्डिंग करके उनको सेल्फ सस्टेनेबल बनाने की कोशिश करते हैं। आज अगर हम किसी को कपड़े दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, तो हम कब तक देंगे वाली बात है। अगर हम उन्हें एंटरप्रेन्योर बना देते हैं या उनको सेल्फ पैरों पे खड़े कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको फिर आगे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमारा ऐसे, जैसे शहनाज हुसैन के साथ हमारा एक प्रोग्राम हुआ था। शहनाज हुसैन ने भी यही कहा था कि लड़कियां होनी चाहिए, 10th पास होनी चाहिए। उनके साथ भी हमारे प्रोग्राम्स हुए थे। उन्होंने पार्लर के कोर्स, बेसिक कोर्स उन लड़कियों को सिखाए थे। उसके बाद आसपास के पार्लर्स में उन लड़कियों को 12,000 से लेके 18,000। बेसिकली आपकी जो संस्था है उसकी कार्य प्रणाली ये है कि आप लड़कियों को, महिलाओं को सक्षम बनाती हैं अपने पैरों पे वो अपने आप कमा सके। अब रांची में आप देख लोगे ना, 2 घंटे के लिए औरतें काम करती हैं। वो हमारे पास से कपड़े ले जाती हैं, थैले बनाती हैं और हमें थैले दे जाती हैं। हमारी एक लड़की है जो इंचार्ज है उसकी, वो एवरी मंथ के 4th सैटरडे को उनका हिसाब करती है। जो भी होता है उनका सबका बंडल्स बनाया हुआ होता है, वो बंडल्स गिनती है, चेक करती है, उनकी पेमेंट कर देती है। वो घर बैठे 2,000, 3,000, 4,000 उनकी कैपेसिटी है, वो कमा लेती हैं। तो एक क्या है कि आप किसी को इनकम करना सिखा रहे हो। तो हमारा अभी फोकस मैक्सिमम उसी में होता है। बच्चों में भी हमारा फोकस है। बच्चे हमारे दिल्ली में देखेंगे, यहाँ पे तो अभी हमारा स्कूल बंद है। एक स्कूल है पोखरटोली में जो हम लोगों ने अडॉप्ट कर रखा था, वो फिलहाल बंद है। कोविड को लेके हम लोगों ने बंद कर रखा है गवर्नमेंट के नॉर्म्स की। वो गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, उसमें जो टीचर्स पढ़ाती हैं
उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। बट उन बच्चों के साथ हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, उन बच्चों के हेल्थ पे, हाइजीन पे, फूड पे, न्यूट्रिशंस पे, उनके बाकी सारी चीज़ों पे वो हम लोग करते हैं। उनके एजुकेशन पे भी गवर्नमेंट की जो पढ़ाई है वो तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, उसके अलावा हमारे वॉलंटियर्स होते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं, उन्हें हम शेड्यूल दे देते हैं कि आपको वीक में इतने दिन जाना है, उन बच्चों को इतने घंटे पढ़ाना है, तो वो उन बच्चों को पढ़ाते हैं। इसी तरह से दिल्ली में भी हमारे स्कूल चलते हैं, वहाँ पे फोकस हमारा रैग पिकर्स बच्चे हैं। लास्ट ईयर नहीं कहूँगी, 2019 तक में, लास्ट 3 इयर्स में हम लोगों ने लगभग 33 रैग पिकर्स बच्चों को पब्लिक स्कूल में भेजा है। तो ये एक ड्रास्टिक चेंज होता है उन बच्चों की लाइफ में। अगर आप देखोगे, नेट पे सर्च करोगे तो दिखेंगे आपको कि वो रैग पिकर बच्चा जो था या रेड लाइट में कैसे घूमता था, और आज जब वो स्कूल जाता है तो उसके चेहरे में जो चेंज है, उसके रहन सहन में जो चेंज है, वो बदलाव, यही सब चीज़ें हम कोशिश करते हैं कि हम लोग बदल पाए, लोगों की ज़िंदगी का थोड़ा सा कुछ बदलाव हम ला पाए। पूनम जी, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी ताकत हमें बता सकती हैं? ताकत तो हर कोई बता देता है शायद अपनी, लेकिन मैं अपनी ताकत नहीं बता पाऊंगी। मुझे थोड़ा सा लगता है कि ताकत बोल के ऐसा नहीं, लेकिन कमज़ोरी मैं कहूँ कि मैं थोड़ी ज़्यादा इमोशनल हूँ। ये मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी है, और कभी कभी इस इमोशनल होने से आप का लोग मिसयूज़ कर लेते हैं, लोग आपको बेवकूफ़ बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल आदमी को नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ ताकत आप कह रहे हो वो बताना थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा, लेकिन ताकत मेरी ये है कि मुझे खुद पे बहुत भरोसा है, और शायद इसी भरोसे की वजह से मैं आज काम कर पाती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि ये काम नहीं होगा, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है, बट मैं उसको करती हूँ और उसको सही साबित कर देती हूँ। तो ये भरोसा है मुझे अपने ऊपर में, काफ़ी भरोसा है कि मैं जो भी करूँगी ईमानदारी के साथ करूँगी और उसको सही कर पाऊँगी। तो खुद पे विश्वास, शायद वही भरोसे के जरिए आप आज इस मुकाम पे पहुंची, हम कह सकते हैं। मैं तो सबको कहती भी हूँ कि अपने ऊपर भरोसा रखें। ज़्यादातर मैं महिलाओं के साथ काम करती हूँ, महिलाओं से इंटरेक्शन करने का बहुत मौका मिलता है, और जब महिलाओं से बात होती है ना, तो एक ही बात महिलाएं कहती हैं कि नहीं दीदी ऐसा नहीं हो सकता है, या मैम ऐसे हम लोग नहीं कर सकते हैं, हमारे साथ ये इशू है, ऐसा है वैसा है। तो मैं एक ही बात कहती हूँ, कुछ भी करो अपने ऊपर भरोसा रख के करो। हम लोग को क्या है कि अगर हम औरत हैं तो हमें बहुत गिल्ट होता है, लोगों औरतों को, लड़कियों को अभी भी गिल्ट होता है। मैंने बहुत देखा है कि अरे हम अगर आज लड़का होते तो हम ये कर लेते, हम वो कर लेते। मैं एक ही बात कहती हूँ कि अगर आप लड़की हो ना, तो सबसे पहले तो ये प्राउड फीलिंग है कि हम लड़की हैं फिर भी हम सब कुछ कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लड़का होते तो ही कर पाते। ये सोच हम लोगों को बदलनी होगी कि भाई कि हम लड़की हैं तो हम नहीं कर सकते। हमारी सोच बदल जाती है तो अपने आप लोगों की सोच बदलती है। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ चलता है क्योंकि मोटिवेशन होता रहता है। जनरली मैं लोगों को मोटिवेट करती हूँ, मोटिवेशन स्पीचेस मेरे होते रहते हैं, होता रहता है ये सब। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप भविष्य में समाज के लिए क्या क्या करने की उम्मीद करती हैं? बहुत बड़ा क्वेश्चन मैं अगर ईमानदारी से इसका मैं जवाब देना चाहूँगी तो बहुत बड़ा जवाब हो जाएगा, लेकिन बहुत छोटे में मैं कहना चाहूँगी कि मैं समाज के हर व्यक्ति को मेंटली बराबर देखना चाहती हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि फिनेंशियली, इकोनॉमिकली और बाकी सारी चीज़ों में हम समाज को एक जैसा देखना चाहते हैं, एक जैसा बनाना चाहते हैं, तो शायद ये संभव नहीं है। लेकिन मानसिक रूप से अगर समाज एक जैसा सोचने लग जाता है, एक स्वस्थ सोच के साथ समाज अगर सामने आता है, तो आज हम जिन परेशानियों के साथ जी रहे हैं, अजीब अजीब सी चीज़ें सुनने को मिलती हैं आज के दौर में, लड़कियों के साथ, इवन लड़कों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ, बच्चों के साथ, जिनको सुन के बहुत तकलीफ़ होती है। ये अंदर से दर्द होता है कि हम इंसान हैं क्या? तो इंसान हम हैं और हमें अपने इंसान होने की का एहसास अगर हो जाएगा, तो मेरा यही है कि समाज में इंसान को इंसान होने का एहसास हो, मेंटली वो हेल्दी हो। अगर ऐसा समाज मुझे नज़र आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और समाज में बहुत से बदलाव की ज़रूरत है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि समाज की माने जो डिसीज़न लेने वाले जो लोग होते हैं, क्योंकि समाज का बदलाव सामाजिक लोग बहुत हद तक नहीं कर पाते हैं, उनकी एक जिम्मेवारियां होती हैं, लेकिन निर्णय लेना, चीज़ों को बदलना जो है वो कहीं ना कहीं
समाज के जो सत्ता वर्ग के जो लोग होते हैं उनके ऊपर में काफ़ी जिम्मेवारियाँ होती हैं। तो इस तरफ बैठ के जब काम करते हैं और उस तरफ वालों से बात करके काम करते हैं तो कभी कभी आपके विचार नहीं बनते हैं, तब आपको लगता है कि हम लोगों को भी उस तरफ होना चाहिए ताकि हम लोग अपनी सोच, जो हम लोग हमारे जैसे लोगों की जो सोच है, जो अच्छी सोच के साथ काम करना चाह रहे हैं ऐसे लोगों, तो क्या है कि आपको मुख्य धारा के साथ जुड़ना होगा। मे भी हो सकता है कि कभी ऐसा लगे कि उस तरफ जाना चाहिए, जब राजनीति के क्षेत्र में चल आगे बढ़ा जाएगा चलेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। वैसे भी हम लोगों को लोग कहते ही हैं, हम लोगों को बाहर निकलिए तो लोग कहते हैं नेताजी हैं, नेतागिरी करती हैं। कोई बात नहीं, अगर समाज के लिए कुछ करने के लिए अगर उस तरफ भी जाने की ज़रूरत होगी तो शायद कभी भी नहीं सोचूंगी कि नहीं जाना है। झारखंड की महिलाओं की जब हम बात करते हैं तो काफ़ी झारखंड तो पिछड़ा राज्य माना जाता है, अब धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, लेकिन महिलाओं की स्थिति यहाँ अभी भी वही है। आदिवासी महिलाओं की जब हम बात करते हैं तो उसी तरह से हड़िया बेचना, लोगों के घर काम करना, बाल शोषण, महिलाओं का शोषण, तो वो सब में बदलाव लाने के लिए आपने कुछ कदम उठाए? देखिए, आपने जो कहा ना कि झारखंड में महिलाओं की स्थिति बहुत ख़राब है, मैं ये कहूँगी कि झारखंड की महिलाएं जितनी सशक्त हैं शायद कहीं की महिलाएं इतनी सशक्त नहीं होंगी। किसी भी काम को करने के लिए झारखंड की महिलाएं हिचकिचाती नहीं हैं, उनमें इतना उद्यम है, इतनी हिम्मत है। हड़िया बेचना आप अगर किसी और समाज की महिलाओं को कहेंगे तो शायद वो नहीं खड़ी होंगी, लेकिन वो अपने परिवार को पालने के लिए उस काम को भी करती हैं। हाँ, वो उनकी मजबूरी हो सकती है, उनके समाज के कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जिसकी वजह से वो करती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। झारखंड में महिलाओं की परिस्थिति कुछ जगह कुछ चीज़ों में बहुत खराब है। यहाँ जो डायन बिसाइन की जो बात होती है वहाँ महिलाओं की स्थिति सच में बहुत दयनीय है। वहाँ पे महिलाओं को इतनी बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है, इवन कि उनके जान तक चली जाती है, और जिस बुरी तरीके से जाती है ये बहुत तकलीफदेह है, उसमें बदलाव की ज़रूरत है। तो उस और क्षेत्र में बदलाव के लिए आपकी मैंने जो आपने मेरी संस्था ने नहीं कहा तो कहूँगी मैं किया काम, लेकिन हाँ मैंने किया है और मेरी संस्था ने किया है। जब आज से कुछ समय पहले की बात है, जब नक्सल बहुत हाई टाइम पे था, तो उस समय हमारी संस्था ने नक्सल्स के बीच में जाके, उन लोगों के बच्चों के बीच में जाके हम लोगों ने काम किया है। हम लोगों का एक ही मानना है, ये महिलाओं की भी बात हम अगर करते हैं तो मैंने काम किया है इन महिलाओं की सोच बदलने की, जो मैंने खुद पहले भी आपको कहा है कि सोच बदलने की बात है। हम जब तक सोच नहीं बदलेंगे तो इनके बीच बैठ के इनको सोच बदलने, महिलाओं के मेंटल सोच बदलने का काम, क्योंकि हम वहाँ के रहने वाले पुरुषों की सोच तो बाद में बदल पाएंगे। क्योंकि जब आप देखेंगे कि यहाँ की महिलाएं जो हैं, यदि किसी एक महिला को डायन बिसाई कहा जाता है तो वहाँ की सारी महिलाएं भी उस चीज़ के साथ उनके साथ खड़ी हो जाती हैं, उस एकलौती महिला के साथ खड़ी नहीं होती है। आज हम लोगों ने बात की पूनम आनंद जी से, इनसे बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा। इन्होंने हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी। पूनम आनंद जी बहुत अच्छी लेखिका भी है, तो मैं चाहूँगी, कवित्री भी है साथ में, तो मैं चाहूँगी जाते जाते कुछ दो लाइनें मैडम हमें लोगों को सुनाते जाए। रश्मि, मैं पहले तो आपको सुधारूंगी कि मैं कवित्री नहीं हूँ। ज़्यादातर लोग मुझे कहते हैं, क्योंकि मैं जब बोलती हूँ तो लोग कहते हैं कि आप बोलते बहुत वो हो, लेकिन मैं लिख लेती हूँ। थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया है मैंने, पहले नहीं लिखती थी। आपने 2 लाइनों की बात की है, तो मैं हमेशा से कहती हूँ कि आलोचना जो करता है वही आपका अच्छा मित्र है। और इसी पे मैं 2 लाइन कहना चाहूँगी कि जीवन में ऐसे लोगों की सख्त आवश्यकता होती है जो आपकी बुराइयों को बता सकते हैं। क्योंकि लोग कहते हैं आलोचना करने वाले लोगों को लोग पसंद बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन मैं आलोचना करने वालों को हमेशा पसंद करती हूँ और उनका स्वागत करती हूँ। क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट कभी भी नहीं होता है, और आप परफेक्ट तभी होंगे जब आपको कोई आपकी आलोचना सही से करता है, तो आप अपने आप में सुधार ना पाओगे। इसलिए बेस्ट क्रिटिक इज़ योर बेस्ट फ्रेंड वाली बात जो कहते हैं वो मैं मानती हूँ। थैंक यू।